सबसे पहले तो तेजस जी और मिताली जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। संगीत मैं मानता हूँ कि एक ज़रिया है। आप खुद को और खुद को किस दुनिया में ले जाना चाहते हैं। संगीत आपको आध्यात्म से जोड़ता है। संगीत आपको आपको इमोशन में लेके जाता है, आपको नॉस्टैल्जिया में लेके जाता है। अलग अलग दुनिया है संगीत की। तो एक बहुत वास्ट विषय है, लेकिन शॉर्ट में मैं कहूँगा तो एक हमारे जीवन का जो एक इमोशन है वो मैं संगीत मानता हूँ। मिताली जी, संगीत आपकी ज़िंदगी में कितना खास है? मैं तो यही कहूँगी कि हम म्यूज़िशियन लोग बहुत लकी होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं कि जो एक जैसे अभी तेजस जी ने बोला, एक काफ़ी मेडिटेटिव ये आर्ट है। और हम लोगों के लिए ये एक प्रोफेशन भी है, हमारा काम भी है, हमारी पूजा भी है। तो जिससे आपको बहुत शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, उसे ही आप काम के तौर पर कर रहे हैं। ये बहुत अपने आप में खुशनसीबी है। बिल्कुल खुशनसीबी आपकी है, क्योंकि आपने संगीत को आगे ले जाने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए हैं और आप कई बड़े कॉन्सर्ट्स में भी आप लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। हम कॉन्सर्ट्स की बात करेंगे, लेकिन हम जानना चाहते हैं तेजस जी, बांसुरी से आपका लगाव कैसे और कब हो गया? बचपन में तो मैं तबला बजाता था, मेरे पिताजी से मैं सीखता था तबला। लेकिन मेरे घर में बांसुरी थी खिलौने की या ऐसा कुछ रखी हुई थी, तो मैं उसी से बजाता था। फिर पंडित रविंद्र करोड़ जी एक दिन घर पे आए थे, तो वो बोले, अरे ये बांसुरी रखी है, कौन बजाता है? मैंने बोला, मैं बजाता हूँ, मतलब मैं ऐसे ही कुछ, मुझे पसंद है। बहुत छोटा था मैं तब। और वो बोले कि अच्छा बजाते हो तो फिर सीखो इसको अच्छे से। फिर तब से मैं उनके पास सीखना चालू किया और करीबन 2 साल ही मैं उनके पास सीख पाया। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और फिर उनका स्वर्गवास हो गया। फिर उनके गरुड़ साहब के बाद में श्री अभय फगरे जी, उनसे मैं बांसुरी की तालीम अभी भी ले रहा हूँ और करीबन 10 साल हो गए उनसे। बिल्कुल, अभय फगरे जी एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं और लगातार बांसुरी के क्षेत्र में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उनसे सीखना वाकई सौभाग्य की बात है। उनकी जो शैली है सिखाने की, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि वो सबसे पहले तो एक दिशा दिखाते हैं कि संगीत क्या है। संगीत को समझना वो पहले सिखाते हैं और फिर उसके बाद वो बांसुरी के बारे में बताते हैं। तो एक बहुत संगीत बहुत बड़ा विषय है और संगीत में ही एक, अगर हम विभाजन किया जाए तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम फ्लूट बोलते हैं, बांसुरी बोलते हैं। बांसुरी सीखने के लिए बांसुरी तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन बांसुरी में संगीत क्रिएट करना, ये अभय सर ने जो हमको सिखाया है, मतलब जो हम सीख रहे हैं उनसे अभी 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 तक सीख रहे हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है। और ये बहुत कम गुरु कर पाते हैं कि म्यूज़िक को और इंस्ट्रूमेंट को, दोनों को एक करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाए आप। बिल्कुल सही कहा आपने कि नवाचार भी एक संगीतज्ञ की काफ़ी एक बड़ी पहचान होती है। मिताली जी, तबले के बारे में आपसे पूछा जाए तो ज़ाहिर है कि जहाँ तक तबले की बात होती है, महिलाओं का दखल इसमें बहुत ही कम होता है और कुछ गिने चुने नाम हैं जो हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। आप बताएं कि आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहती थी और कैसे आ गई? मेरे परिवार में ही संगीत है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैं 5वीं पीढ़ी हूँ मेरे परिवार की जो तबला वादन कर रही हैं। मैं और फिर मेरे गुरु, मेरे पिताजी पंडित विलास खरगोणकर, जो खुद भी एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है और एक तबला गुरु के रूप में उनकी बहुत पहचान है। उनके जो भाई थे स्वर्गीय पंडित शरद खरगोणकर, वो भी तबले के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे। तो ऐसे परंपरागत है। बचपन में मैंने देखा पापा को कि कुछ भी हो जाए, सुबह उठने के बाद पहला उनका जो रूटीन है वो रियाज़ होता था। तो नेचुरली मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई। मैंने गाना भी सीखा, बट और पापा चाहते थे मैं गाने को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि तबले में मेहनत ज़्यादा है। तबले को मैं कहूँगी, तबला उठाने से लेकर ही मेहनत शुरू हो जाती है। एक बड़ा भारी सा वाद्य है। पर जो लैंग्वेज है तबले की और जो ब्यूटी है, और मुझे
उससे बहुत मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई, तो मुझे लगा नहीं, यही करना चाहिए। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, वो तो शायद किसी भी फील्ड में मेहनत तो आपको लगती है। मंची प्रदर्शन कब दिया? 6 या 7 साल की थी मैंने। काफी छोटी उम्र थी जी आपकी। जी। मंडलेश्वर में एक दत्त मंदिर संस्थान है, वहाँ पे कुछ आध्यात्मिक उत्सव था, वहाँ मैंने पहली बार प्रस्तुति दी थी। क्या बात है, तो वो यादें हमारे जहन में रह जाती हैं। तेजस जी, हम जानना चाहते हैं कि जब आपने बांसुरी को थामा तो आपने ये सोचा था कि आज आप उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना दखल रख रहे हैं, उसमें भी आप बांसुरी में कंपनीज के रूप में काम कर रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया है? शुरू किया था तब तो बिल्कुल पता नहीं था कि कहाँ कहाँ बांसुरी बजाई जाती, ये भी मालूम नहीं था कहाँ किस किस प्रकार की बांसुरियाँ होती है। जैसे हमारे इंडिया में तो बांसुरी कृष्ण भगवान की देन है, लेकिन और भी विश्व में अलग अलग प्रकार की बांसुरियाँ, मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंग्लिश फ्लूट है, रिकॉर्डर्स है। तो धीरे धीरे फिर जब मैं मुंबई गया तो चीज़ें पता चली, फिर वो सब चीज़ें भी मैंने सीखना शुरू करी, जो अलग वाद्य हैं जो कि बांसुरी से मिलते जुलते हैं लेकिन उनका थोड़ा साउंड अलग होता है। तो वो सब सीखते सीखते और फिल्मों में बजाते बजाते पता चलते गया कि कहाँ पे क्या किस किस इमोशन के लिए कौन सा फ्लूट काम आएगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। तो धीरे धीरे अभी तो जर्नी चालू है, अभी शुरुआत है। शुरुआत कैसे हुई आपके बॉलीवुड में? आपने सबसे पहले ऑफर कहाँ से आया आपके लिए? सबसे पहले मैंने फिल्म मैरी कॉम में, जो कि संजय लीला भंसाली जी का प्रोडक्शन था उसमें, और उमंग कुमार जी का डायरेक्शन था। तो उसके लिए मुझे ऐसे ही स्क्रैच के लिए बुलाया था, ट्रायल के लिए, कि ये गाना है, वो गाना में ट्राई करके देखते हैं, बांसुरी बजवा के देखते हैं कैसा लगता है। तो मैंने ऐसे ही वहाँ पे गया, फ्री था, तो उन्होंने बुला लिया रात में ही, रात को करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे, कि एक अर्जेंट रिकॉर्डिंग है, आप आ सकते हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल आऊँगा। मैं तो एकदम उत्साहित था उस समय। मैं गया और कुछ ऐसा रैंडम टेक्स हुए, और फिर 1-2 महीने बाद वो गाना रिलीज़ हो गया। तो वो उनको भी पसंद आ गया था, और वो अप्रोप्रिएट भी जा रहा था उस फिल्म के साथ। तो वो मैरी कॉम मेरा फर्स्ट फिल्म। गाने के बोल क्या थे? गाना एक्चुअली वो लोरी थी, जब जो मैरी कॉम जो है वो अपने बच्चों को सुलाते टाइम गाती है, उनकी भाषा में। वो चावरो है, वो नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है, उसमें वो लोरी है एक। तो मैरी कॉम के ज़रिए आपको जो लोकप्रियता हासिल हुई, तो आपके इस काबिलियत को और किस किस ने पहचाना, और फिर और कौन कौन से ऑफर आपके पास आए? मुझे ऐसा लगा था कि एक फिल्म में बजाने के बाद मेरे पास लाइन लग जाएगी काम की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ। उसके बाद भी स्ट्रगल तो चालू ही था। तो करीबन उसके बाद धीरे धीरे बजाता गया, फिर रिजेक्ट होते गए पीसेस, फिर कुछ होते गया। तो लगा रहता है कि ऐसा नहीं है कि आपने बजा दिया तो वो एकदम फिक्स हो जाता है। कई बार देखते हैं कि किस जोन में लेके जा रहा है म्यूज़िक को। तो और कौन कौन सी फिल्मों उसके बाद आपको मिली? उसके बाद मैंने जैसे बाजीराव मस्तानी में बैकग्राउंड म्यूज़िक में मैंने प्ले किया था। फिर MS धोनी की जो बायोपिक बनी थी उसमें मैंने 2-3 गाने बजाए थे। और काफ़ी फिल्में, अभी जैसे लेटेस्ट मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में प्ले किया। फिर गोल्ड पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की, हॉकी के ऊपर थी वो, उसमें बजाया था। और ये तो हिंदी फिल्में हो गई। फिर और भी रीजनल फिल्म्स होती हैं, जैसे मराठी फिल्में होती हैं, गुजराती फिल्में होती हैं, साउथ की तमिल फिल्में होती हैं। तो सबके लिए सबका गढ़ तो मुंबई है। सारी रिकॉर्डिंग्स या सारा प्रोडक्शन मुंबई में होता है, मुंबई में होता है। तो लगातार ये सिलसिला आपका चल रहा है, और आप लगे मतलब अपना स्टेज परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और बॉलीवुड के लिए भी काम कर रहे हैं। मिताली जी बताते हैं, हम जानना चाहते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि आप तेजस जी के साथ कब से जुगलबंदी के सिलसिले को आपने शुरू कर दिया, और ये संयोग कैसे बना? मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे घर में वहाँ मेरे पिता
के थ्रू मुझे म्यूज़िक मिला। और मैं और तेजस तो काफ़ी बचपन से साथ में है, और आई थिंक ऑफ कोर्स म्यूज़िक एक सबसे बड़ा धागा है हमको जोड़ने का। और हम यूथ फेस्टिवल से हम लोग साथ में हैं, शायद हो गए 12-13 साल हो गए। और पहले हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, तो रियाज़ के सिलसिले में मिलते थे, साथ में बजाना होता था। और एज अ म्यूज़िशियन मैं और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तेजस से बहुत इंस्पायर होती थी कि तेजस ने सिविल इंजीनियरिंग भी किया है, कि पढ़ाई के साथ साथ वो कैसे म्यूज़िक को वक्त निकालते थे। और तो ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायर करती गई। और फिर हमारी दोस्ती के बारे में हमने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने मैरिड। तो परिणय सूत्र में आप लोग कब बंधे? हमें हो गए 6 साल, 3 दिसंबर 2016। अच्छा। तब से ये जुगलबंदी शुरू है। मतलब जब आप जीवन संगिनी बनी तेजस जी की, उसके बाद से आपने फिर ये सिलसिला भी शुरू किया कि हम साथ मिलकर ये प्रस्तुति देंगे। जी, एक वीडियो हमने शूट किया था इंदौर के छतरी में। हमने एक तिलक कामोद का तराना बनाया था, और तो वो हमने वहाँ शूट किया, और बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला। वो 2019 में वो वीडियो वायरल था, हर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या कहीं से भी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो हमको रिसीव होता था। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है किसी भी म्यूज़िशियन के लिए, कि जब आपके ओरिजिनल वर्क को इतना एप्रिसिएशन मिलता है। और मुझे लगता है लोगों को वही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, कि अच्छा पति पत्नी हैं और म्यूज़िकली भी साथ में जुगलबंदी हो रही है। तो उसके बाद से वो सिलसिला चल रहा है। तेजस जी, ये जो जुगलबंदी का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो आप कौन कौन से ऐसे इवेंट का जिक्र करना चाहते हैं जो आपको लगा है कि आप दोनों ने मिलकर जो परफॉर्मेंस दिए हैं मंच पर, वो अपने आप में अनूठे हो गए और वो एक सुखद याद बनकर आज भी हमारे साथ है? जी, ऐसे तो मतलब तानसेन समारोह हमने अभी ग्वालियर में बजाने को हमको अवसर मिला, और ये गुरुओं का और सब लोगों का आशीर्वाद है कि हमको वहाँ पे अवसर मिला। और बस यही है कि कोशिश पूरी करते हैं हम। अब क्या कहते हैं ना वो, कि राग, रसोई और पगड़ी, वो तो एक बार ऊपर वाले के हाथ में, वो एक बार जम जाती तो जम जाती है। तानसेन में बजाने का हर किसी का सपना होता है, विशेष रूप से संगीतकार का, संगीतज्ञ का। इस समारोह में जो कि 2021 में ग्वालियर में आयोजित किया गया, उसकी कुछ बताएं, छवियां आपके मन में किस प्रकार की हैं, अभी अंकित हैं? तानसेन हम दोनों के लिए बहुत खुशी की, बहुत गर्व की बात थी, क्योंकि बचपन से, और हम भी मध्य प्रदेश के निवासी रहे, इंदौर के ब्रॉटन, तो वो सब बहुत अच्छा लगता था। और उस सब के बीच एक इमोशनल पार्ट भी था कि तानसेन के लिए हमने दिसंबर में ही बजाया, और कुछ 1 महीना भर पहले ही तेजस के फादर जी, पर वो हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हम उन्हें बता चुके थे, वो बहुत खुश थे, और वो प्लान भी कर चुके थे कि मैं आऊँगा, और वो हमारे हर प्रोग्राम सुनने आते ही थे। म्यूज़िकली उनका बहुत सपोर्ट रहता था, तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम बहुत इमोशनली प्रीशियस रहेगा, कि वो प्रोग्राम सिर्फ एक उनके लिए ट्रिब्यूट था। उनका आशीष निश्चित रूप से हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो तानसेन समारोह में आपके सम्मिलित होने की जब खबर सुनी होगी, तो एक अलग ही उनको खुशी और अलग ही हर्ष हुआ होगा। उनका तो म्यूज़िक के लिए जो लगाव था, और स्पेशली जो उन्होंने मुझे म्यूज़िक सिखाने के लिए, और मुझे याद है कि उन्हीं के एफर्ट्स थे कि जैसे बांसुरी यहाँ इंदौर में, या आप देखेंगे भोपाल में, तो किसी म्यूज़िक शॉप में आपको मिलेगी नहीं, जो प्रोफेशनल फ्लूट हम जिसको बोलते हैं। तो पापा ने, मेरे बाबा ने बहुत घूम के ढूंढ के लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट में। कहीं से तो उनको कांटेक्ट मिला था, फिर वो दिल्ली से उन्होंने मंगा के फिर मेरे लिए मेरी जो पहली बांसुरी थी वो लेके आए थे।
तो मिताली जी, आप जैसे जो युवा कलाकार हैं, ख़ासतौर से तबले में यदि कोई महिलाएं आना चाहती हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहती हैं? सभी फील्ड में लड़कियां हैं, बहुत अच्छा कर रही है। वैसे ही म्यूज़िक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, नो डाउट मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि नेचुरली थोड़ा सा ये इंस्ट्रूमेंट एक पंच, थोड़ा एक पावर डिमांड करता है। बट इवेंचुअली जब आप बजाते जाते हैं, उसे घीसते जाते हैं, तो वो फैक्टर भी ओवरकम होते जाता है। तो मुझे यही लगता है कि आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप म्यूज़िक एज अ करियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में। और अभी तो इतना कुछ है सुनने को कि आपका बहुत काम सुनने से ही हो जाता है, और एक थोड़ा टाइम, थोड़ा डेडिकेशन देकर बिल्कुल ये फील्ड भी उतना ही अच्छा है जितने कि बाकी और फील्ड हैं लड़कियों के लिए। तेजा जी, आने वाले समय में आपके और क्या प्लान्स हैं अपने इस संगीत क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए? और फिल्मों की बात करें तो उसमें आपके पास और आने वाले समय में क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो यही है कि बस रियाज चलता रहे, और जो हमारे शास्त्रीय संगीत की जो गहराई है, हम थोड़ा और उसमें गहराई में जा पाए। और बाकी तो फिर ये फिल्म्स वगैरह का तो लगा रहता है, ट्रायल एरर चलता रहता है, और रिकॉर्डिंग्स चालू रहती है, और एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो वो उसमें एक्सपेरिमेंट्स चालू रहते हैं हमारे। तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं संगीत को लेकर? संगीत को मैं ये कहूँगा कि आपके जीवन में उतना ही आप उसको प्यार और उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना बाकी चीज़ों को लेकर के देते हैं। जैसे योग है तो योग आपको फिज़िकली आपको फिट रखता है, अगर म्यूज़िक भी आपके लाइफ में आता है तो आप मेंटली और इमोशनली और फिट रहेंगे। आपका क्या कहना है लोगों से? जी एब्सोल्युटली, मेरा भी यही मानना है कि संगीत सुनना भी अपने आप में बहुत सूदिंग है, और वही मेंटल हेल्थ के लिए आज का जो टाइम है, जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप एक कुछ 10 मिनट 15 मिनट भी म्यूज़िक सुन के सोते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो म्यूज़िशियन हैं उनके लिए तो ऑफ कोर्स ये मैंने जैसे कि पहले कहा कि बहुत बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है कि जिस काम को आप बहुत प्यार कर रहे हैं, जो आपका पैशन है, वो आपका प्रोफेशन बनता है। सो ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। तो तेजा जी और मिताली जी, हम आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं, और निश्चित रूप से आपका संगीत का क्षेत्र आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।